चलो, तो हम लोग 7 क्लास का पॉलिटी पढ़ लिए थे, यानी सामाजिक राजनीतिक जीवन। चैप्टर खत्म हो गया तो क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन तुम लोग की किताब में दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है मुख्य रूप से। और तीनों क्वेश्चन को आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद कल जो है इसका दूसरा चैप्टर शूट करेंगे। तो बिहार बोर्ड का क्लास 7 पॉलिटी हो गया, सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 किताब है। और भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये हमारा क्या है, चैप्टर 1 है ना। ये क्या है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक है। आज क्वेश्चन आंसर जो करेंगे, एनसीईआरटी किताब है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, यही है ना पहला क्वेश्चन। तो क्यों महत्वपूर्ण है, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समानता को बढ़ावा देता है। वयस्क मताधिकार किसको समानता, ये किसको बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा देता है। जनता की भागीदारी होती है, इसमें होती है ना। उसके बाद सही सरकार चुनने में मदद मिलती है। उसके बाद न्याय और स्वतंत्रता को मजबूती मिलती है। न्याय और स्वतंत्रता को क्या मिलता है, मजबूती मिलता है। इसको इस रूप से भी समझो, देखो इसका निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है, हम ये भी आंसर लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके या एरो बाय एरो करके, तो भी सही रहेगा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि समानता को क्या देता है, ये बढ़ावा देता है। जब समानता को बढ़ावा देता है तो ये हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए क्या है, अच्छा है ना। जो समानता को क्या दे, बढ़ावा दे, भेदभाव ना हो। जनता की भागीदारी होती है। अब जनता की जहाँ भागीदारी होगी वहाँ पे क्या होगा, अच्छी सरकार चुनाएगी। सरकार चुनने में क्या होगी, मदद होगी, है ना। उसका फिर सही सरकार चुनने में क्या मदद मिलती है, देखो दूसरा पॉइंट यही आ गया। सही सरकार चुनने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। चौथा, न्याय और स्वतंत्रता को मजबूती मिलता है। इससे क्या होता है कि न्याय और जो स्वतंत्रता होता है उसको क्या मजबूती मिलता है, ठीक है। अब देखो ये निष्कर्ष में देखो क्या निकल के आ रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसे लोकतंत्र का क्या बोला गया, आत्मा भी बोला गया। समझ गया ना। लोकतंत्र में समझता है ना, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बतलाए ना चैप्टर में। लोकतंत्र का क्या मस्त, जनता की शासन प्रणाली, है ना, जिसमें जनता शासन करे, जनता के द्वारा, है ना, सरकार चलाई जाती है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। इससे हर नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार मिलता है और देश सही दिशा में आगे बढ़ता है। समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम पॉइंट बाय ये 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये भी लिख सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। इससे हर नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार मिलता है और देश सही दिशा में आगे बढ़ता है। जब देश का सरकार चुनाएगा सही, तभी हमारा राज्य का या हमारे देश का विकास होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा विकास। समझ आ गया ना। वो बाद की प्रक्रिया है कि 5 साल आखिर बैठेगा ना, 5 साल तो बर्बाद हो जाएगा ना। 5 साल में कई और राज्य, मान के चलो हम लोग बिहार राज्य में, बिहार राज्य में या ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं मिला जो बिहार की विकास की ओर लेके जाए, तो क्या होगा, 5 साल तो बिहार पीछे चला जाएगा ना, और सब राज्य आगे निकल जाएगा, और 5 साल बिहार क्या हो जाएगा, पीछे चल जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है वयस्क मताधिकार, क्योंकि इसमें क्या होता है, सरकार चुनने में हमें मदद मिलती है, जिससे हमारे राज्य का, हमारे देश का क्या हो, विकास हो सके, ठीक है ना। आज बिहार सब दिन से बाढ़ से देखो ग्रसित है। आज भी बाढ़ भौचाल मचा के रखा है कोसी नदी का, आज तक इसका निराकरण नहीं कर पाया है सरकार। और कितना घर सालों साल बर्बाद हो रहा है, कितना इंसान की मौत हो रही है बाढ़ के कारण से। कोई निराकरण नहीं निकाल के आ रहा है, एक बांध नहीं बना पा रहा है, एक पानी का दिशा नहीं मोड़ पा रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 15 के 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता हो। अनुच्छेद 15 में याद करो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो अनुच्छेद 15 के 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को क्या करता हो, दूर करता हो। किसको दूर करता हो, असमानता को दूर करता हो। देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। पढ़े थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ना तो दुकानों के पास भेदभाव किया जाएगा कि तुम अत्यंत पिछड़े वर्ग से है तो तुम दूसरा लाइन लग जाओ, तुम दूर रहो, तुम्हें ये दुकान में सामान लेने नहीं दिया जाएगा, या दुकानदार देने से मना कर रहा है, ये अपराध है, कानूनी अपराध है ऐसा करना। ठीक है, तो ना दुकान में भेदभाव हो सकता, ना सार्वजनिक भोजनालय होटलों में, ना होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी वहाँ पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि हम तुमको बेंच पे बैठ के नहीं देंगे खाने के लिए, तुम खड़े होके खाओ, सामान लेके जाओ उधर खा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दंडनीय अपराध है। और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का अर्थ क्या हो गया, जैसे पार्क हो गया, घूमने वाला कोई जगह हो गया, उस सब भी जगह पे भेदभाव नहीं, मतलब भेदभाव नाम का चीज़ करना ही नहीं किसी भी तरह से, असमानता वाला चीज़ अपनाना ही नहीं है, और सिर्फ अपनाना है तो समानता वाला चीज़ें अपनाना है, बस इतना याद रखना। तो दुकानों, भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाने से मना नहीं किया जा सकता है। तो ये दो कारण बता दिए, अनुच्छेद 15 ये दो करता है। उसका तीसरा नहीं, ये शब्द संकलन है, इसमें क्या किसी संविधान का मतलब क्या होता है ना। संविधान क्या होता है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले मूलभूत नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। इसको सरल भाषा में समझो, जैसे कि मान के चलो स्कूल है ना, स्कूल का भी एक क्या है, रूल है ना। अगर सपोज करो कि रूल हटा दिया जाए, स्कूल का रूल हटा दिया जाए स्कूल का, क्या बच्चे समय पे स्कूल जाएंगे? और जाएगा तो स्कूल में शांति का माहौल बना के रखेगा? नहीं रखेगा, है ना। वहीं पे क्या होता है कि और ना बच्चे की जाने की समय सीमा रहेगी, ना बच्चे को आने की समय सीमा रहेगी, है ना। कोई भी समय सीमा नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो बच्चा उग्रवादी टाइप का करेगा, है ना, शोर शराबा करेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन वहीं पे अगर स्कूल में नियम बना दिया जाए कि 9 बजे स्कूल जाना है ना, पहुंचना है, उसके बाद फिर प्रार्थना लगने के लिए इतना समय है, प्रार्थना इतना समय से इतना समय तक होगी, इतना बजे पहला घंटी लगेगा, फिर पहला घंटी लगने के बाद सब कोई क्लास में जाके बैठता है, फिर उसके बाद घंटे बाय घंटे फिर लंच टाइम होता है ना, फिर लंच टाइम होता है, लंच टाइम होने के बाद फिर आगे का जो प्रक्रिया है, इस तरह का अगर नियम कानून बना दिया जाए तो क्या शोर शराबा या कोई भी डिस्टर्बेंस होगा? सब चीज़ का सीमा फिक्स कर दिया जाएगा तो सब क्या रहेगा, अनुशासन में रहेगा। सभी बच्चे क्या रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे सभी बच्चे। तो वही नियम, वही अनुशासन के तरीके से देश को चलाने के लिए, उसके लिए एक क्या तैयार किया गया है, संविधान तैयार किया गया, समझिए ना। ये सब बस यही है कि स्कूल का नियम सिर्फ स्कूल भर सीमित है, स्कूल भर को चलाता है, लेकिन ये संविधान जो है पूरे भारत देश को चलाने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो वही लिखे हैं कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले मूलभूत नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम लोग को बोल रहा है पालन करने के लिए संविधान में लिखा हुआ नियम, सरकार भी तो पालन कर रही है ना। हमारे राज्य के पुलिस विभाग जो होता है, कोई भी पद का काहे न हो, वो सब भी तो पालन कर रहा है ना इस नियम को। सब पे नियम लागू होता है ना, सिर्फ नागरिकों पे नहीं है, आम जनता पे सिर्फ ये नियम लागू नहीं है। पूरे देश में जितना भी संस्थाएं आता है, जितना भी मतलब पद आता है, उन सभी पदों के लिए ये नियम है, लागू है, चाहे वो सरकार हो या भारत देश का सबसे अमीर वर्ग के व्यक्ति हो, उस सब के लिए नियम कानून क्या है, बराबर है। तो सरकार भी इस चीज़ का पालन करती है। सरकार भी अगर पालन नहीं करेगी तो बतलाए थे ना, आरपी एक्ट 1951, आरपी एक्ट 1952, है ना, वो एक्ट दोनों के बारे में पढ़ लेना बढ़िया तरह से, वहाँ से देखता है कुछ अगर सरकार मनमानी करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपना करके हम उससे सत्ता से बाहर किया जा सकता है जनता द्वारा। ठीक है, अब देखो, अब अगला चीज़ क्या है तुम्हारा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। ठीक है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है?
सही बात है, कानून के सामने में सब व्यक्ति बराबर है। अगर हम लोग डरते इसलिए या तुम लोग डरते इसलिए हो या कुछ समाज इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास कानून की जानकारी नहीं है। नहीं तो जितना नाम कानून बतलाए थे ना कि आरपी एक्ट 1951 क्या कहती है, जितना कानून राष्ट्रपति पे लागू होता है उतना ही कानून मजदूर वर्ग पे भी लागू होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए नियम कानून अलग है। जो प्रशासन आते हैं हम लोग को नियम कानून सिखाने के लिए, है ना, वो प्रशासन पे भी उतना ही लागू होते हैं, वो पुलिस पे भी उतना ही लागू नियम है। अगर वो भी गलती करेगा तो उनको भी सज़ा दिया जाएगा। बस आवाज़ उठाने वाला चाहिए। गलती पकड़ने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, तुम शिक्षित होना चाहिए, तुम्हें नियम कानून के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मन लगा के। जब इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है तुम, और तुम्हारे पास भले ही पद ना हो लेकिन तुम योग्यता में उसके बराबर हो। योग्यता में क्या हो, उनसे उनके बराबर हो। जब योग्यताएं में उनसे बराबर हो तो हम नज़रे से नज़रें मिला करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो योग्यताएं उनके पास है वही योग्यताएं हमारे पास भी है। फिर हम कम कैसे हुए? सिर्फ कम इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या है, पद नहीं है ना। लेकिन समाधान के लिए हम सवाल जवाब कर सकते हैं बढ़िया तरह से। तो वही लिखें कि उत्तर में कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी नींव है ये, समझ गया ना, लोकतंत्र की सबसे ज़रूरी नींव है। इससे समाज में न्याय, समानता व एकता क्या बनी रहती है। अगर यह बात लागू ना हो तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए संविधान में जो है, ये कानून में जो है, कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, होते हैं, बराबर होते हैं। कानून यह कह के सज़ा नहीं दे सकती किसी को भी कि वो गरीब है या वो अमीर है। अमीर को सज़ा नहीं देना चाहिए और गरीब को सज़ा देना चाहिए। या ये ऊंचे वर्ग का है तो उन्हें सज़ा नहीं देना चाहिए, जो निचले वर्ग का है उन्हें सज़ा देना चाहिए। ऐसा कानून कभी नहीं करेगा। अपराध होता है, चाहे वो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति करे या अमीर व्यक्ति करे या गरीब व्यक्ति करे, कोई भी अपराध करेगा, सज़ा सबके लिए क्या है, कानून सबके लिए बराबर है और सबको उचित रूप से दंड दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका अर्थ होता है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक। समझ गया ना? ऐसा नागरिक जिसका उम्र 18 साल हो रहा हो या 18 साल से अधिक हो रहा हो, उसी को बोला जाता है वयस्क मताधिकार। उसको वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डाल सकता है। ठीक है। और गरिमा, गरिमा का मतलब हम लोग चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। क्या होता है कि अपने आप का सम्मान का जितना ख्याल रखती हो उतना ही हम दूसरे का भी सम्मान का ख्याल रखेंगे। यही गरिमा कहलाता है। जितना अगर तुम्हारा सम्मान तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो सामने वाला का भी सम्मान ज़रूरी है, ये बात याद रखना ना। और ये मत सोचना कि सामने वाला का अपमान करके तुम सम्मानित आदमी कहलाओगे, कभी नहीं कहलाओगे। क्योंकि सम्मानित आदमी कभी दूसरे का अपमान कर ही नहीं सकता। अगर तुम दूसरे का अपमान कर रहा हो तो तुम सम्मानित आदमी कैसे हुआ? तुम्हारे मुंह से तो अब शब्द निकल रहा है अपमान करने के लिए सामने वाला को, तो तुम कहाँ से हो गया सम्मानित आदमी, सम्मानीय योग्य? सम्मानीय योग्य वही इंसान होते हैं जिनके अल्फाज, जिनके शब्द जो होता है सामने वाला को क्या कर दे, मनमोहित कर दे, मोह दे, खुश हो जाए उनसे। सामने वाला ये सोचे कि इसके अंदर में संस्कार कैसा बसा हुआ है, सिखा हुआ, परवरिश कैसे हुई है, ये दर्शाता हो। तो भाषा हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भाषा माँ बाप के परवरिश का बेहतरीन सबूत होता है। ये बात याद रख लेना। इसलिए भाषा का सही उपयोग हमेशा क्या करो, ये माँ बाप का परवरिश का बेहतरीन सबूत होता है। और साथ साथ में माँ बाप के साथ साथ में एक चीज़ और ऐड कर दो इसमें, अपने गुरु को, उनके द्वारा सिखाया गया हर वो चीज़, हर वो शिक्षा, हर वो बातें भी संस्कार को बांध के रखता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपना जितना अपना गरिमा का ख्याल रखती हो या रखते हो तुम लोग, उतना ही सामने वाला का भी गरिमा का ख्याल रखना हम लोग का क्या है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और इस पे हमें खरे उतरना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी नीति माना जाता है। हम क्यों किसी का अपमानित करें, क्यों किसी का अपमान करें, है ना, फालतू का। तीसरा क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये तो पता होगा नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या अर्थ था।
बतलाए थे कि यहाँ पे लिखे दिए हैं कि एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ। 1950 के जब 1950 का दशक चल रहा था, उस समय खत्म होने वाला था 1950, तो उसी के अंत में क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था क्या, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहा गया था, प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। इसमें क्या था, वही गोरे और गैर गोरे के प्रति भेदभाव था और इसी के प्रति मांग किया गया था इस आंदोलन के द्वारा। और ये मांग किया गया था, तो एक महिला थी, क्या नाम था, रोजा पार्क्स, है ना। रोजा पार्क एक महिला थी जो थकी हारी काम करके आ रही थी और 1 दिसंबर 1955 ईस्वी को, है ना, एक बस में बैठी और बस में बैठ जाने के बाद जब गोरे लोग आए तो उनको क्या करने लगे, उसको उठाने लगे सीट पे से, ये बोल करके कि तुम गैर गोरे लोग हो, तुम पीछे चले जाओ। लेकिन वो महिला उठने से क्या कर दी, मना कर दी, क्योंकि थकी हारी थी और वो मना कर दी। जब मना कर दिया तो इसी पे बहस छिड़ गया और बहस छिड़ गया तो उसी बहस के द्वारा जो आंदोलन शुरू हुआ था, वही आंदोलन क्या, सिविल राइट्स मूवमेंट्स नाम से जाना गया, जिसको हिंदी में नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। और 1964 में जाकर के क्या हो गया, ये सरकार, इस पे वहाँ का सरकार जो था मांग देखा, समझा, परखा और ये नियम को लागू कर दिया। और वहाँ पे नस्लगत ये जो था भेदभाव, ये रंग के प्रति, रंग भेद के प्रति जो नस्लगत भेदभाव था, इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करने के बाद बहुत चीज़ ख़त्म हुआ। सभी बच्चे, चाहे अमीर का बच्चे हो या गरीब का बच्चे हो, एक ही स्कूल में पढ़ाई करेगा, उसके लिए कोई नहीं। तो पहले जो गोरे लोग के बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल था, जो गैर गोरे लोग के लिए, गैर गोरे लोग का बच्चे था उसके लिए अलग स्कूल था। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन जब शुरू हुआ, तो इसके दौरान क्या क्या कर दिया, सभी स्कूल को मर्ज कर दिया। अब सभी स्कूल एक समान कर दिया, चाहे वो अमीर का बच्चा रहे, गरीब का बच्चा रहे, गोरे लोग रहे या गैर गोरे लोग रहे, सभी के लिए एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। वैसे करना भी नहीं। बताओ, एक बात बताओ, सही बात है, भेदभाव क्यों करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए भेदभाव, किस आधार पे करना चाहिए भेदभाव? अगर रंग के प्रति ही करेंगे तो हम किस आधार पे करेंगे? क्या उसका, किसी का रंग गैर गोरा है, क्या उसमें उसकी गलती है उसकी गलती नहीं है। अगर हम लोग मानते हैं इस बात को कि हम लोग को बनाया है कौन, ईश्वर ने या प्रकृति ने, है ना, या ईश्वर ने या तो प्रकृति ने बनाया है, तो इसमें तो प्रकृति का हाथ है, हम लोग का कोई हाथ है? अगर हम लोग का हाथ होता है इसमें, तो हम अगर गैर गोरे हो सकते हैं तो अपने हाथ से ही, अगर गैर गोरे हो सकते हैं तो अपने हाथ से हम गोरे भी क्यों नहीं हो सकते, है ना, उसको तो ख़त्म कर सकते थे। तो ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये जलवायु पे निर्भर करता है ना, और क्या बोलते हैं उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी पे निर्भर करता है ना, वो सब चीज़ पे निर्भर करने वाला ये सब चीज़ है। तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी से क्या होता है, कभी कभी लड़ाई छिड़ जाता है फालतू का, कभी कभी अपनों में भी हो जाता है ऐसा मतभेद। अब जहाँ पे 2-4 गो मूर्ख इंसान तुमको मिल जाएगा, ठीक है, जिनको पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब ऐसा इंसान अगर मिल जाएगा तुमको, तो परिवार में भी विवाद शुरू हो जाएगा। और एक बात तुम लोग याद रखना, आज से लेकर के आगे जीवन तक में, अभी पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई समाप्त होगा, कुछ नौकरियां लेगा, जिसको नौकरियां करना है नौकरियां लेगी, जो मन से पढ़ेगा जाहिर सी बात उसको नौकरी 100% होना ही तय है, होगा ही होगा। उसके बाद आज नहीं तो कल सभी का शादी विवाह होगा ना, सभी का शादी विवाह होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कभी भी अपनों के बीच में अगर लड़ाई हो तो सबसे बेहतर तरीका है जीतने का, खुद हार जाना उस रिश्ता में। समझदारी यही कहता है, शिक्षा यही कहती है, चाहे वो मम्मी पापा में हो या भाई भाई में हो, बहन बहन में हो या भाई बहन में हो, या बेटी माँ में हो या बेटी बाप में हो, बाप बेटे में हो। तो हमेशा अपनों के बीच जब भी जंग छिड़े या जब भी लड़ाई हो तो खुद को हरा देना उसमें, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगा। अगर नहीं हराओगे खुद को तो ये जीत नहीं होगा, ये एक तमाशा बन जाएगा। और तमाशा बन जाएगा तो ये बात क्या होगा, धीरे धीरे घर से रोड पे आएगा, सड़क से सड़क पे क्या होता है,
चलना शुरू कर देगा और चलते चलते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फिर बाद में एहसास होगा तुम्हें, ये हमने क्या कर दिया। कुछ भी था तो परिवार तो मेरा ही था ना, परिवार क्या था, मेरा ही परिवार था, बदनामी तो मेरा ही परिवार का हुआ। बात हमेशा याद रखना। मूर्खता का तो कोई जगह नहीं है। मूर्ख से कभी भी बहस ही मत करो। अब मूर्ख कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मूर्ख कहने का ये अर्थ होता है कि पढ़ लिख करके भी उसके पास अनपढ़ वाला बुद्धि है। समझ में आ गया? डिग्रियां कभी भी ये नहीं दर्शाती कि तुम पढ़ा लिखा है या नहीं है। तुम्हारा भाषा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच ये दर्शाता है कि तुम कितना पढ़ा लिखा है। तुम्हारा संस्कार बतलाता है तुम कितना पढ़ा लिखा है। अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसके अंदर में अच्छी सोच है, अच्छे संस्कार है, अच्छे परवरिश किया गया है, अपने के साथ साथ में दूसरों का भी वो ख्याल रखना जानता है, अपने गरिमा के साथ साथ में दूसरे की भी गरिमा का भी ध्यान रखना जानता है या जानती है, तो वो सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति में गिनती में आएगा। वो पढ़े लिखे से लाख गुना अच्छा इंसान होगा। ये बात याद रख लेना। क्योंकि ये इस आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हम बतलाए थे ना कि भाई भाई का जो रिश्ता था किस लिए बनाया गया था? विपत्ति बांटने के लिए, है ना। भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया गया था। विपत्ति बोले तो दुख, दर्द, है ना, कष्ट। तो भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है? संपत्ति का बंटवारा हो रहा। क्या इस रिश्ता को भाई का रिश्ता बोला जाएगा? कहाँ से कहाँ पहुँच गई है दुनिया। इंसान अशिक्षित के अभाव के कारण से या शिक्षा के अभाव के कारण से या अशिक्षित होने के कारण से आज छोटा छोटा चीज़ के लिए जो है लड़ाई झगड़ा कर लेता है। 2 थप्पड़ वो उसको लगा देता, 2 थप्पड़ वो इसको लगा देता। परिणाम के बारे में कोई नहीं चिंता करता कि परिणाम इसका क्या निकलने वाला है। और इन सब चीज़ का पीछे का कारण है शिक्षा, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव के कारण ही क्या करता है इंसान? आक्रोश होता है उसके अंदर में, गुस्सा। जो इंसान शिक्षित होगा गुस्सा उसको बहुत कम आएगा। जो बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा लगभग नहीं के बराबर गुस्सा आएगा उसको। या भी गुस्सा भी कई प्रकार का होता है। ये नहीं कि मतलब सही चीज़ के लिए, अब पढ़ने के लिए कोई गुस्सा रहा है, चाहे मम्मी हो या पापा हो या परिवार का कोई सदस्य, तो गुस्सा खराब है। अब तुम्हारे भविष्य के लिए अगर गुस्सा है तो क्या अच्छा ही है ना। वो वाला गुस्सा जो नुकसान वाला काम हो, और गुस्सा हमेशा नुकसान ही करवाता है। तो जब भी गुस्सा में मन रहे तो अपने आप को पहले शांत करने का कोशिश करो। 3-4 दिन तक फैसले मत लो, कोई भी डिसीजन मत लो, नहीं तो गुस्सा में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है। ये बात याद रख लेना। जब भी गुस्सा करे मन, ये करने का, वो करने का, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 3 से 4 दिन डिसीजन मत लेना। 3 से 4 दिन कुछ नहीं करना। 3 से 4 दिन बाद तुम खुद सोच पाओगे कि अगर डिसीजन ले लेते तो क्या होता, भले नहीं लिए। तब तक में मन स्थिर हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा और दिमाग सही तरह रूप से काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब भी इंसान गुस्सा होता है तो दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहता, जिसके कारण से उससे कुछ अनहोनी हो जाता है। और अनहोनी होने के कारण उसको पूरी ज़िंदगी पछतावा होता है। अगर बहुत बड़ा अनहोनी हो गया तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ सकता है। बात याद रखना बढ़िया तरह से। और माँ बाप इस उम्मीद पे भेज रहा है पढ़ने के लिए कि मेरी बेटी पढ़ रही होगी अच्छी तरह से, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ रहा होगा, शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा। तो उसका उम्मीद पे कभी पानी मत फिरने देना। तो अगर उसके उम्मीद पे अगर पानी फिर गया, फिर याद रखना वो माँ नहीं है, वो जन्मदाता है ना।
उसी के द्वारा जीवन मिला है। अगर उनको तकलीफ हुआ तुम्हारे किसी भी बर्ताव से तो तुम्हारा ज़िंदगी ऐसे नर्क बन जाएगा, क्योंकि उन्हें भगवान के संसार में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, पता है ना। चलो इसको नोट कर लो, टाइम अधिक हो गया है, बातचीत करेंगे आगे। बाकी इसका आप देखते हैं कल दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, यानी तो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि 7th क्लास का ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर खत्म हो गया, पॉलिटी का भी पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका। अब यही दोनों सब्जेक्ट में से या तो पॉलिटी में से या तो ज्योग्राफी में से दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, उसके आधार पे देखते हैं क्या होता है। और रेगुलर बेस पे तो एक क्लास का नहीं शूट कर सकते हैं, क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन डाटा कारण अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 6th क्लास का भी शूट किया जा रहा है, 7th का भी, 8th का भी, हर तरह का वीडियो शूट, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो शूट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन डाटा पर डे जितना मिलता है उसी के अकॉर्डिंग अपलोड होता है वीडियो। एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो।